नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है आप सभी का प्रोग्राम अक्से रसोई में। और नाजरीन, आपको पता है कि आज है फ्राइडे और फ्राइडे में हमें मिलते हैं बहुत सारे खतूत, लेकिन हम चुनते हैं सिर्फ उसी खत को जिसकी रेसिपी होती है कुछ खास। और वो खास रेसिपी भेजी है हमें जमशीद जी ने फरीदाबाद से। तो आइए सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं जमशीद जी का। जमशीद जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे स्टूडियो में। जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और मेरी रेसिपी सिलेक्ट की और मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हो रही है। तो जमशीद जी, ये आपकी जो रेसिपी है घिये का हलवा, इसको आप बनाएंगी या मैं? जी मैम, आप बनाइए और आप देखिए किस तरह से आप मतलब लिख के भेजिए, उसी हिसाब से आप तरीके से बनाइए। तो नाजरीन, जमशीद जी ने मुझे इजाजत दी है कि ये रेसिपी मैं बनाऊं। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले सामान पर। इसके लिए हमें चाहिए दूध, कद्दूकश किया हुआ घिया, केवड़ा, देसी घी, चीनी, कटे हुए बादाम और नारियल पाउडर। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे। फिर हम इसमें दूध डालेंगे। नाज़रीन, अगर घिया हमारे पास आधा किलो है तो हम 1 किलो दूध लेंगे। फिर हम इसमें कद्दूकश किया हुआ घिया डालेंगे। और देसी घी। फिर हम इसको चलाते रहेंगे। जमशीद जी, आपने जो ये रेसिपी भेजी है, आपने मतलब कैसे सोचा कि घी का हलवा होना चाहिए? जी, मैंने ये सोचा कि जैसे गाजर का हलवा बनाते हैं वैसे ही लौकी का भी हलवा बना के देखा जाए इसका टेस्ट कैसा आता है। तो उसको जो बनाया तो बहुत ही अच्छा लगा। घर में सबने पसंद किया? जी, घर में सबने पसंद करा। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर भी रेसिपी आप भेजिए। तो आपको कैसे पता चला हमारे इस प्रोग्राम का कि किस टाइप मतलब ये आपको जाना चाहिए यहाँ पर? जी, मैंने जैसे टीवी में देखा इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी आप दिखाते रहते हो, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर लिख के भेजा। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मतलब मेरी रेसिपी सिलेक्ट की और मुझे यहाँ पर बुलाया। तो इसके अलावा आप क्या करती हैं? इसके अलावा मैं वर्किंग में हूँ।
अच्छा, तो आपको टाइम मिल जाता है कुकिंग का? जी, मेरा शौक है ये, तो मुझे निकालना पड़ता है। तो घिया जो है अब हमें जब तक पकाना है जब तक दूध खत्म ना हो जाए। जी, घी को मतलब ये कि दूध मतलब इतना जल जाए कि अपने घी को जो छोड़ देता है ना, घी निकलने लगता है, जी। तब उसके बाद हमें शुगर इसमें ऐड करनी है। अच्छा, यानी कि हमें ये दूध के साथ भूनना है। जी जी, ये कह सकते हैं कि इसको हमें भूनना है और उसे तब तक चलाते जब तक इसका दूध खत्म जी, ना हो जी। जाए, और घी जो है वो जैसे भुनने के बाद घी ऊपर आ जाता है, उसे तब तक- चलाते रहना जी, बराबर। चलाते रहना है। तो नाज़रीन, आप भी ध्यान रखिएगा कि दूध और घिया जब हम पकाएंगे तो घी को जब तक पकाना है जब तक ये घी ना छोड़ दे, और दूध जो है वो पकते पकते खत्म ना हो जाए। तो जमशेद जी, घिया तो खुद अपना पानी छोड़ता है, तो ये तो काफी टाइम लेगा भुनने में। जी, इसमें टाइम लगता है क्योंकि गाजर में भी वैसे ही जी। टाइम लगता है, इसी हिसाब से तो इसमें भी मतलब time- यही है इसमें कि भी time जैसे लगता गाजर का हलवा बनाते हैं वैसे ही है। वैसे ही इसे मतलब इसको बना बनाते हैं। लेकिन गाजर का टेस्ट थोड़ा अलग होता है और घी का टेस्ट अलग होता है। जी। क्योंकि मैंने भी ये खाया है तो ऐसा लगता है जैसे हम रबड़ी खा रहे हैं, क्योंकि घी का टेस्ट जो है दूध में पकने के बाद बहुत अच्छा, अलग सा हो जाता बहुत है, अलग बहुत सा हो अच्छा जाता है। हो यानी कि गाजर के हलवे से ज्यादा टेस्टी ज्यादा बनता है टेस्टी ये। बनता है। सिर्फ इसके भूनने में ही टाइम लगता है। जी जी, इसमें बस चलाते रहना जी। है ताकि नीचे से लगे नहीं। जो लगे नहीं। तो नाज़रीन देखिए, 15 मिनट इसको भूनने के बाद अब ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे और कुछ देर फिर भूनेंगे। एक चम्मच दे दीजिए मुझे। चीनी हम अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, क्योंकि कुछ लोग मीठा तेज खाते हैं और कुछ लोग कम खाते हैं। अब चीनी डालकर भी हमें बहुत अच्छी तरह से इसको भूनना है। फिर हम इसमें बादाम डालेंगे और नारियल पाउडर। फिर बहुत अच्छी तरह से भूनना है और मिक्स करना है तीनों चीजों को। जमशेद जी, इसका कलर अब चीनी डालने के बाद जो है वो चेंज हो गया है काफी हद तक। जी, क्योंकि पहले ये व्हाइट व्हाइट था, लेकिन अब जो घी का कलर होता है ग्रीन, अब ये वही कलर बन गया है। इसकी तो खुशबू भी काफी अच्छी आ रही है इसमें। इसका लगता जायका है ही ये बहुत अच्छा होता है। जी, मुझे लगता है गाजर के हलवे से ज्यादा टेस्टी ये बनता है। जी। तो नाज़रीन, हमारा घी का हलवा तैयार हो गया है। अब हम इसको गैस ऑफ करने के बाद इसमें केवड़ा डालेंगे। केवड़ा खुशबू के लिए डाला जाता है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे। सर्व करने के लिए हमें चाहिए एक सर्विंग प्लेट। फिर गार्निश करेंगे चांदी के वर्क से। घी के हलवे में से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। देखकर शायद आप भी ललचा जाएं कि हम अभी खा लें इसको। फिर इसको हम चांदी के वर्क से ही करनी है ना गार्निशिंग इसकी। जी।
नाजरीन, बनकर तैयार है घिये का हलवा और मुझे उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि अब तक आपने खाया था सूजी का हलवा, गाजर का हलवा या चने का हलवा, लेकिन आज आप बनाएंगी घिये का हलवा। तो इसको बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। घिये का हलवा बनाने के लिए चाहिए दूध, घिया, नारियल पाउडर, केवड़ा, बादाम और देसी घी। घिये का हलवा बनाने का तरीका: सबसे पहले कढ़ाई में दूध, घिया और देसी घी डालकर इसे पकाएं। फिर इसमें चीनी, बादाम, नारियल पाउडर और केवड़ा डालकर इसको अच्छी तरह पकाएं। फिर इसे एक प्लेट में निकालकर सर्व करें। तो नाजरीन, ये था लौकी का हलवा जो हमें भेजा था फरीदाबाद से जमशीद जी ने। तो आइए शुक्रिया अदा करते हैं उनका। जमशीद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ आकर हमें इतनी अच्छी रेसिपी बताई। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और मेरी रेसिपी सबको बताई। तो नाज़रीन, ये थी जमशीद जी फरीदाबाद से, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी रेसिपी भेजी घिये का हलवा। अगर आप भी बनना चाहती हैं हमारे शो का हिस्सा तो भेजिए अच्छी सी रेसिपी। अगर वो रेसिपी होती है सिलेक्ट तो आपको मौका मिलेगा मेरे साथ मेरे किचन में अपनी रेसिपी बनाने का। तो देर किस बात की, जल्दी से नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का, इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे कुछ नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। वरना दुनिया में क्या नहीं होता, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम।
नमस्कार, दुनिया अपडेट में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस एपिसोड की सुर्खियों पर। रूस में विंटर ओलंपिक से पहले आतंक की दस्तक, आत्मघाती हमलों से दहल गया वोल्गोग्राद। पूर्वी एशिया में बड़ी तनातनी, दक्षिण कोरिया और चीन की जापान को चेतावनी। और सर्दी से ठिठुर रहे हैं तमाम देश, लेकिन अर्जेंटीना में पड़ रही है रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। दुनिया के सबसे बड़े देश रूस में आतंक ने दस्तक दी है। रूस का शहर वोल्गोग्राद 24 घंटे के भीतर 2 आत्मघाती हमलों से दहल गया। रेलवे स्टेशन और सिटी बस में हुए इन धमाकों में 35 लोग मारे गए। इन हमलों के बाद रूस में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। रूस के सोची शहर में अगले महीने विंटर ओलंपिक का आयोजन होने वाला है। पुतिन हुकूमत को डर है कि ओलंपिक खेलों से पहले इस तरह के हमले और तेज हो सकते हैं, क्योंकि चेचेन विद्रोही नेता ने ओलंपिक खेलों को रोकने के लिए पूरी ताकत लगाने को कहा है। रूस आतंक के चंगुल में फंसा नजर आ रहा है। एक के बाद एक हुए ताबड़तोड़ हमलों ने रूस की नींद उड़ा दी है। खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि इन हमलों को रोकना असंभव था। तो क्या रूस ने आतंक के आगे हथियार डाल दिए हैं? कम से कम उसके अतीत को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। आतंक के खिलाफ जंग में रूस ने हमेशा ही बेहद सख्त रवैया अपनाया है और इस बार भी वो चेचनिया और दागिस्तान के विद्रोहियों को सबक सिखाने के लिए तैयार है। इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। हम नहीं जानते कि वोल्गोग्राद हमले के पीछे आतंकियों की क्या मंशा थी, लेकिन साधारण नागरिकों, खासकर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई के लिए हम उन्हें माफ नहीं कर सकते। हमले के इतने दिनों बाद भी ये सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर 2 बार वोल्गोग्राद को ही निशाना क्यों बनाया गया। ये शहर राजधानी मॉस्को से 900 किलोमीटर दूर है, जबकि सोची, जहां ओलंपिक खेल होने वाले हैं, वहां से 700 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बात भी अब तक साफ नहीं हुई है कि इस घटना को किस संगठन ने अंजाम दिया है। हालांकि संदेह की सुई विद्रोही चेचन नेता डोकू उमारोव की ओर घूम रही है, जिसने कहा था कि वो पुतिन को ओलंपिक खेलों का उद्घाटन करने से रोकने के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, आप उनमें से किसी से भी पूछकर देख लें, वे अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते। तमाम लोग रूस में बढ़ती आतंकी घटनाओं की एक बड़ी वजह पुतिन का सख्त रवैया मान रहे हैं। पुतिन ने कई ऐसे काम किए हैं जिनसे रूस में असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने समलैंगिकों को डराने वाले कानून को मंजूरी दी, रूढ़िवादी चर्चों के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को जेल भेज दिया, लोकतांत्रिक संगठनों को विदेशी एजेंट करार दिया, राजद्रोह पर नया कानून बनाया और विदेशियों द्वारा रूसी बच्चों को गोद लेने की सीमा निर्धारित की। कड़े फैसलों की वजह से देश और विदेश में पुतिन के आलोचक बढ़े हैं और रूसी लोगों में बेचैनी। हम नए साल के जश्न की तैयारियां कर रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। यह लगातार दूसरा हमला है। हम डरे हुए हैं। आतंकवादी घटनाएं फिर से हो रही हैं। निश्चित तौर पर ये रूस के लिए बहुत बुरा है। रूस का इतिहास गवाह रहा है कि उसने आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। वहाँ के शासकों ने ही रेड टेरर और ग्रेट टेरर कैंपेन को अंजाम दिया। रूस ने 17 आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगा रखा है। आतंक से निपटने की रूस की नीति इतनी सख्त है कि तमाम मानवाधिकार संगठन उस पर इल्जाम लगाते हैं। अक्टूबर 2002 में हुए मॉस्को थिएटर क्राइसिस से निपटने के लिए रूस ने अपने नागरिकों की जान की भी कोई परवाह नहीं की। आतंकी हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में सभी आतंकवादी तो मारे गए, लेकिन 130 निर्दोष नागरिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उस घटना के बाद से न सिर्फ आतंकियों बल्कि पूरी दुनिया को ये संदेश गया कि रूस आतंक से निपटने में कितना सख्त है। आज उस घटना के 11 साल बाद रूस में आतंक फिर से सर उठा रहा है।
देखना ये है कि रूस इस बार आतंक को कितना करारा जवाब देता है। कड़कड़ाती सर्दी से जहां दुनिया के तमाम देश बेहाल हैं, वहीं एक देश ऐसा भी है जहां गर्मी से लोगों की मौत हो रही है। ये देश है अर्जेंटीना। अमेरिका के दक्षिण पूर्व में स्थित इस देश में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। पारा 44 डिग्री से पार चला गया है। सैंटियागो डेल एस्टेरो में लू से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। गर्मी की वजह से बिजली कटौती बढ़ गई है। इसके चलते लोगों की मुश्किलों में कई गुना इजाफा हुआ है। नाराज लोग पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अर्जेंटीना में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यूं तो प्रदर्शन का केंद्र है राजधानी ब्यूनस आयर्स, लेकिन तमाम अन्य शहरों में भी सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इस गुस्से की वजह है चिलचिलाती गर्मी और कई घंटों तक बिजली का नदारद रहना। एक तरफ जहां भारत समेत दुनिया भर के कई देश ठंड से ठिठुर रहे हैं, तो वहीं अर्जेंटीना उबल रहा है। लोगों का कहना है कि मौसम पर तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन बिजली कटौती में तो कमी की जा सकती है। लाइट थोड़ी देर के लिए आई थी और फिर चली गई। नए साल पर हम मौज मस्ती के मूड में थे, लेकिन गर्मी और पावर की वजह से हम मुश्किल में फंस गए। अर्जेंटीना में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी कितनी बड़ी समस्या बन चुकी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रशासन को वहां आपातकाल लगाना पड़ा है। लोगों को धूप में घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। मेडिकल टीम लोगों को गर्मी से बचाव के उपाय बता रही है। इस बीच पावर कट का मसला बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। विपक्षी दलों को सरकार पर हमले का मौका मिल गया है और वो इसे सरकारी लापरवाही बता रहे हैं। इस बीच आम लोग गर्मी से निजात पाने के लिए नदियों, फव्वारों और स्विमिंग पूल का रुख कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से काफी गर्मी पड़ रही है। इसका मुख्य कारण अटलांटिक के ऊपर उच्च दबाव क्षेत्र का बनना है। अभी ऐसे हालात कुछ और वक्त तक बने रहेंगे। अर्जेंटीना के नाराज लोगों का कहना है कि गर्मी और बिजली कटौती तो यहाँ हर साल की समस्या है, लेकिन इस बार तो हालात बेहद खराब हो चले हैं। अर्जेंटीना में 4 दशक बाद इतनी गर्मी पड़ रही है। इसके चलते बिजली के अलावा पानी का संकट भी पैदा हो गया है। गर्मी से बेहाल इस लैटिन अमेरिकी देश के लोग अमेरिका का रुख कर रहे हैं, जो इस वक्त ठंड से जम रहा है। सभी लोग तो ऐसा कर नहीं सकते, इसलिए वे तो अपने देश में ही हालात सुधारने पर जोर दे रहे हैं। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। औरंगाबाद में वाक़े दरगाह हजरत निजामुद्दीन कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस
पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जापान के अपने पड़ोसी देश चीन के साथ संबंध फिर गड़बड़ा रहे हैं। इस बार मामला ईस्ट चाइना सी को लेकर तनातनी का नहीं है, बल्कि झगड़े की जद में कई दशक पुराना वो विवाद है जो दोनों देशों के संबंधों में कड़वाहट की अहम वजह है। दरअसल जापान की राजधानी टोक्यो में द्वितीय विश्व युद्ध का स्मारक यासुकुनी है। जापान के मुताबिक ये शहीदों का स्मारक है, जबकि चीन और दक्षिण कोरिया के मुताबिक ये युद्ध अपराध के दोषी और हथियारों का स्मारक है। जब भी जापान का कोई नेता इस इलाके का दौरा करता है, जापान और पड़ोसी देशों में तनाव बढ़ जाता है। पूर्व एशिया की महाशक्तियों में आपसी टकराहट फिर से बढ़ गई है। एक तरफ है जापान और दूसरी तरफ है चीन और दक्षिण कोरिया। दरअसल जापान के गृह मंत्री योशिहिदे शिंदो ने द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक का दौरा किया। इस दौरे के कुछ दिनों पहले ही जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे भी उस स्मारक का दौरा कर चुके हैं। दोनों देश इसे उकसाने वाली कार्रवाई मान रहे हैं। हालांकि जापान ने सफाई दी है कि उसका मकसद अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देना था। हर मोर्चे पर जापान के साथ खड़ा रहने वाला उसका दोस्त अमेरिका भी जापान के रवैये से खासा नाराज है। The appropriate way is for the Japanese leadership and people to find a right location to remember their dead and to ensure that they're not simultaneously sending a very negative signal to the rest of the world that somehow they're showing respect to people who don't deserve our respect. You don't show respect and reverence for people who were involved in mass murder and beheadings and other terrible crimes. दक्षिण कोरिया के लिए यासुकुनी स्मारक 1910 से 1945 तक रहे जापान के क्रूर औपनिवेशिक शासन का प्रतीक है। जापानी कब्जे से चीन को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा था। दरअसल इस स्मारक में विश्व युद्ध के दरमियान मारे गए आम लोगों के अलावा चीन और कोरिया के निर्दोष लोगों के कातिलों को भी श्रद्धांजलि दी जाती है। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने चीनी लोगों, खासकर महिलाओं पर गंभीर अत्याचार किए थे। चीनी महिलाओं का न सिर्फ कत्लेआम हुआ, बल्कि जापानी लोगों ने उन्हें सेक्स स्लेव बना रखा था। चीन के दिल में ये टीस आज भी जिंदा है। उस वक्त जापान बेहद शक्तिशाली था, जबकि चीन गृह युद्ध में फंसा हुआ कमजोर राष्ट्र। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। आज चीन महाशक्ति बन चुका है, जबकि जापान धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। ऐसे में चीन जापान पर जबानी हमले करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। I'm not an expert on Japanese culture, so I can't say exactly how it should be done. But most importantly is that the Japanese Prime Minister previously refused to go himself and was very articulate as to why he didn't go. So I don't know why he chose this now, but as the Wiesenthal Center statement is very clear, it is wrong, it's immoral, it sends the wrong message, and it takes away the most precious commodity of all in international affairs, trust. दक्षिण कोरिया और चीन हालांकि दोस्त नहीं है, लेकिन बात जब जापान के विरोध की हो तो ऐसे वक्त में दोनों देश एक हो जाते हैं। वर्तमान में जापान भले ही युद्ध से दूर रहने वाला शांति प्रिय देश हो, लेकिन चीन ऐसा नहीं है। कम्युनिस्ट देश चीन आज अपने हर दुश्मन से बदला लेने पर आमादा है, जिसने उसे अतीत में चोट पहुंचाई। जापान को भी उसकी गलतियों के लिए चीन ने अभी तक माफ नहीं किया है। चीन ने चेतावनी दी है कि जापान ने यदि भविष्य में युद्ध स्मारक का दौरा किया तो जापान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अब वक्त है एक